कुछ मोदी जी करेंगे। इन नेताओं की क्या जिम्मेदारी रही? समाज की बात करेंगे, समाज पिछड़ा हुआ है, समाज कल्याण राज्य मंत्री वहां सोनभद्र से संजीव गौड़ साहब रहे हैं। तो क्या इन मंत्रियों की, जहां मंत्रिमंडल के विस्तार के समय पूरे मैं कह सकता हूं सामाजिक समीकरण को साधते हुए वो उत्तरदायित्व दिए गए थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना है, और पूर्वांचल, उसमें विशेष तौर से पूर्वांचल की राजनीति को साधना है। उस पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए क्या योगी जी का मंत्रिमंडल जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्या उन्होंने सही से निर्वहन किया कि नहीं किया, ये भी इस चुनाव पे पता चलेगा। दूसरा, जिन मुद्दों को लेकर के आप पिछली बार 2017 में थे, अब 2022 में उन्हीं मुद्दों को लेकर के आप दूसरे दलों के पास चले गए, ये भी जनता निर्णय करेगी कि पूर्वांचल की राजनीति में ये सब नहीं चलता। और जनता बहुत समझदार हो गई है, ये सब समझती है कि केवल आप स्वार्थवश अपने आप को सत्ता में बना रखने के लिए ही सिर्फ ये करते हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, रैलियों की अगर मैं बात करूं तो लगभग मुझे जितनी जानकारी है, इस पूरे चुनाव में 28 रैलियां प्रधानमंत्री ने और लगभग सबसे ज्यादा 204 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सारी पार्टियों के सारे नेताओं को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री ने की हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इस पूरे चुनाव में। क्या बीजेपी के इस मैनेजमेंट का फायदा बीजेपी को उन मुद्दों पर मिल पाएगा जो बीजेपी के खिलाफ इस चुनाव में उठ रहे थे? विपक्ष भी कहता है कि बीजेपी मैनेजमेंट करता है। देखिए, एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर जब भी हम भाजपा की बात करते हैं, चाहे अब हैदराबाद का स्थानीय निकाय ही चुनाव देखती है, वहां पर गृह मंत्री से लेकर बाकी सारे लोग वहां पहुंचते हैं। तो इनका जो अपना पूरा एक एक इलेक्शन बूथ कैंपेन, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये बहुत सीरियसली लेते हैं। और दूसरी बात है कि इनके पास इनकी जो टीम है, सबसे बड़ा संगठन राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में इनका एक प्रमुख स्थान है। तो ये जब निकलते हैं तो इनके पास पूरा एक टीम होती है। हम योगी जी और मोदी जी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा नड्डा साहब हैं और अन्य नेता भी हैं, वो भी काफी हद तक इन्होंने प्रचार किया है। स्वतंत्र सिंह जी ने बहुत सारी रैलियां की हैं। मतलब आप देखेंगे कि जो स्टार प्रचारक बहुत है इनके पास में, तो रैलियों का इनके पास काफी स्कोप बनता है। बाकी पार्टीज में क्या है कि अमूमन उनके पास एक ही नेता होता है जो कि उस पार्टी का सर्वे सर्वा होता है और ज्यादातर रैलियां वही करता है। तो वो चीज डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं बैकफुट पे लोग पार्टियां पहुंच जाती हैं। फायदा डेफिनेटली आपका ये मिलता है कि, लेकिन एक चीज का मैं जरूर कहूंगा कि जब हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, अपना कैंपेन करते हैं, तो कई बार वो बैकफायर भी करता है। शाइनिंग इंडिया का कैंपेन जब चला था तो उसका बैकफायर होते हुए भी हमने देखा है। और किस तरह की चीजों को आप वहां पर उठाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगा, आप बने रहिए। सर, मऊ में अभी तक का जो 9 बजे तक का आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है, 9.7% के आसपास पहुंच गया, यानी कि 10% हम इसको मान सकते हैं। कैसे देख रहे हैं सर? उत्साह बहुत ज्यादा मऊ की जनता में है। देखो, मऊ की बात करें तो मऊ में मुझे लगता है 5 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा में 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 1 सीटें बीएसपी पे थी। और ये कहा भी जाता है राजनीति में, जब तक अब तक हम जो समीक्षा करते आए हैं, कि जहां वोट प्रतिशत बढ़ता है वहां सत्ता के खिलाफ जाता है, और जो लगभग आसपास रहता है वो लगभग सत्ता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। थोड़ा कम जा रहा है तो कह सकते हैं तो वहां कहीं ना कहीं पीछे बैक सीटें हो रही, माइनस जा रहा है। तो अब ये क्या कहा जा सकता है कि मऊ में कि सत्ता के खिलाफ वोट जा रहा है। जहां यदि समीक्षा हम करें कि जैसे पश्चिम की बात करेंगे तो बहुत सारे जिले ऐसे थे 70 भी क्रॉस किया। बहुत से बूथों की बात करें तो मैं कह सकते हैं इससे कि पूरे जिले या पूरे विधानसभा की हम समीक्षा करेंगे तो उससे निर्णय नहीं निकल सकता। बूथ पे हमको जाना पड़ेगा कि कौन सा बूथ, किस जाति विशेष के लोग, किस वर्ग के लोग वहां रह रहे हैं, उसका प्रतिशत क्या है। क्योंकि जब टिपिकल चीजें आ जाती हैं, नेट टू नेट लड़ाई जब होती है, तो फिर बूथ की समीक्षा करनी पड़ेगी। और यहाँ यदि हम पश्चिम की बात करेंगे तो बहुत से ऐसे बूथ थे जहां हम लोग गए जहां 80% भी क्रॉस किया, और ऐसे बूथ भी थे जहां 35 और 40 के आसपास भी रह गया। तो ये अब मऊ की कह नहीं सकते, लेकिन जहां वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, यदि हम जिले की बात करें तो जिले पे विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा से फिर बूथ पे जाएंगे, और बूथ की जब समीक्षा होगी तब हम ईमानदारी से निर्णय निकाल सकते हैं कि स्थिति वहां क्या, किसके खिलाफ जा रहा है और किसके पक्ष में जा रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, एक चीज और आप बताइए सर, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, एक तरफ है विकास और महिला सुरक्षा का दावा और दूसरी तरफ है रोजगार और महंगाई का मुद्दा, किसको ऊपर मान रहे हैं? देखिए, मुद्दे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और किसको कौन सी चीज क्लिक करती है, कौन किसको तवज्जो देता है, वोटर के संदर्भ में ये समझना आवश्यक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि इस पर हमने देखा कि महिलाओं का वोट काफी निकल के आ रही है और वोट कर रही हैं,
खासकर ग्रामीण अंचल में इसका काफी आपने देखा है, वैसे भी ट्रेंड रहा है। तो उनको अगर देखें तो ज्यादातर उनको सुरक्षा की बात उनको जरूर है, लेकिन हाँ घरों में राशन भी पहुंचा है, तमाम तरह की सुविधाएं पहुंची हैं, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला गैस और तमाम चीजें वहां पे पहुंचाई गई हैं। तो उनका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उनको ज्यादातर महंगाई से या रोजगार से ज्यादा उनका डायरेक्ट रास्ता नहीं है, ये कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग से निकल के आता है। तो एक उनके लिए क्या है कि आपका सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और देश को किस तरह से आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं उस पर इनका इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी कौशिक साहब ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम पूरा समीकरण को देखते हैं तो वहां पे जब हम माइक्रो लेवल पे उसकी स्क्रूटनी करते हैं, जैसे मैंने पहले भी चर्चा में आपसे बात करी थी, जब माइक्रो लेवल पे जाते हैं तब वहां पर हमें देखना होता है कि कौन सी जात, कौन सा वर्ग, किस तरह के लोग वहां पे वोट दे रहे हैं। अगर हम मऊ की बात करें तो कहीं से वो भी आप देखिए तो उसमें भी हम मानते हैं कि वहां पे मुस्लिम वोटों का काफी हद तक इम्पैक्ट रहता है वैसे, लेकिन भदोही में अभी आप देखें तो उसका वोट अभी ज्यादा निकल के नहीं आ रहा है, जबकि वहां पे जुलाही कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पे निकल के आते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि अगर मुद्दों की हम बात करें तो हर एक का अपना अपना वर्ग है, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है हर वोटर का। मैंने जैसे अभी पीछे चर्चा में आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पे दलित और ओबीसी वोट काफी हद तक है, तो उनका एक ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक रहा हूँ। ब्रेकिंग सेंटर इस वक्त चलते हैं, दीपशिका के पास बड़ी जानकारी है। दीपशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल पराग, आपको बता दें कि वाराणसी से लगातार ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है और एक नहीं कई बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब पाई जा रही है। वाराणसी में लगातार ईवीएम मशीन में खराबी आ रही है। बूथ संख्या 1, 7, 5 और 8 में खराबी पाई गई है। ईवीएम मशीन की खराबी की सूचना मिलने पर आला अधिकारी हालांकि पहुंच चुके हैं। दक्षिण विधानसभा के कमल गढ़ा बूथ का ये पूरा मामला है जहां ईवीएम मशीन खराब पाई गई है और यहां पर फिलहाल 4 ईवीएम मशीन ऐसी है जिसमें फिलहाल खराबी है। हालांकि ईवीएम मशीन की जो खराबी की सूचना है वो जैसे ही मिली आला अधिकारी तुरंत वहां पर पहुंच चुके हैं। मशीनों को ठीक कराया जा रहा है और जो वोटर्स वहां पर खड़े हुए हैं इंतजार कर रहे हैं वो काफी नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मशीनों को जो है जो खराब मशीन है उन्हें ठीक किया जाए। और यहाँ पर इस तरीके की जो खबरें हैं लगातार निकलकर सामने आ रही है। एक बूथ नहीं है, ऐसे कई बूथ है। ठीक है दीपशिका, इस वक्त पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर वाराणसी से। पंकज, क्या जानकारी है ईवीएम खराब को लेकर? देखिए, ईवीएम कई जगह जो है, कई विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ईवीएम खराब आए थे, उसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ था। हालांकि बाद में जिलाधिकारी ने बताया कि सभी ईवीएम को दुरुस्त कर लिया गया है और मतदान सुचारू रूप से जो चल रहा है। हालांकि तमाम जो स्थानीय आए थे मतदान करने लोग, उन्होंने बड़ी रोष जताया कि प्रशासन की पूरी तैयारियां नहीं थी, ईवीएम मशीनें खराब हो गई, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। फिलहाल जिलाधिकारी ने बताया है कि ईवीएम मशीनें सब दुरुस्त कर ली गई है और सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। जी, अभी सभी जगह पर ईवीएम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? मैंने बताया कि जिस तरीके से जिलाधिकारी ने बताया है कि सभी जगह जो है ईवीएम दुरुस्त कर दिया गया है। लगभग कितनी देर तक ये प्रभावित कितनी देर तक रहा था? जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1 घंटे तक, कहीं 1.5 घंटे तक ईवीएम काम नहीं कर रहा था। जो मतदान का समय था, नियत समय था 7 बजे मतदान शुरू होना था। स्थिति क्या है, अंदर जीर्ण शीर्ण स्थिति है, खड़े होने के मतलब ऊपर कम से कम छाया तक नहीं, इतने बड़े कड़े धूप में। मैं समझता हूं कि ये पूरी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। ओवरऑल कांग्रेस की स्थिति पर कुछ बताइए। निश्चित तौर से कांग्रेस गिरीश जी मजबूती के साथ लड़ रही है और कई सीट ऐसी है बनारस में जो हम जीत के देने जा रहे हैं और मजबूती के साथ बनारस में अपनी उपस्थिति, पूर्वांचल में मजबूत स्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। क्या मुद्दे इस बार कांग्रेस के? मुद्दे सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई है, बेरोजगारी है। जो स्थिति चल रही है, महंगाई लगातार भागते जा रही है। अभी देखिएगा आज 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जहां पोलिंग खत्म हुआ, अब पेट्रोल से लेके डीजल से लेके गैस से लेके सारे दाम इतने भाग जाएंगे कि अकल्पनीय। आज 130 रुपये $130 बैरल हो गया है क्रूड ऑयल। तो अब देखिए जिस तरीके से रोक नहीं पाएंगे ये चीज़ों को, ये केवल वोट लेने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये महंगाई। ठीक है, भदोही से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, देखिए खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व के आखिरी चरण में आज मतदान शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इस मतदान में देखना है कि यहाँ के वोटर किसके भाग का फैसला करते हैं। यहाँ पर कुल 11,96,852 वोटर हैं। 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ के जो मतदाता हैं वे किस मुद्दे पर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। आप किस मुद्दे पर मतदान करना चाहेंगे? लोगों को चाहिए सिर्फ विकास। अब विकास को देख के ही लोग आज मतदान के लिए उत्सुक हैं और तमाम तरह के लोग आज पहले ही व्यक्ति में और सुबह
पहले तो अपना उठे और स्नान करने के बाद पहले मतदान कर रहे हैं। तो लगातार अपने संवाददाताओं की रिपोर्ट्स ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा के इस अंतिम चरण में फिलहाल इस सेगमेंट में एक छोटा कमेंट आप दोनों को मैं चाहूंगा। सतेंद्र जी, बहुत एक फाइनल में कमेंट, महिलाओं की बात आप कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने भी बहुत मेहनत की है महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप दो संदर्भों में देखिएगा। उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जो उनके पोस्टर गर्ल्स थी कहीं ना कहीं वो बाहर निकल गई। तो वो भी एक लगता है कि कितना सीटों को उन्होंने दिया। और चुनाव जब भी लड़ते हैं, एक हो सकता है कि दीर्घकालीन इसका अप्रोच का इम्पैक्ट हो सकता है कि हो, लेकिन जब भी सीटों पे लड़ते हैं, चुनाव पे लड़ते हैं, तो वहां पे जीतने के लिए लड़ते हैं। वहां पे कैंडिडेट ऐसे खड़े करते हैं जो कि जीत सके। तो केवल एक महिला को वोट खड़ा कर देना वो एक अलग उनका। ठीक है, अनुप्रिया पटेल का भी काफी है और महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो कई सारे ऐसे। ठीक है सर, समय क्योंकि कम है, सुनील जी बहुत जल्दी से बहुत शार्प कमेंट आपका चाहूंगा सर, महिलाओं के मुद्दे पर ही। देखो, मैं बस इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का पहली बार ऐसा चुनाव लड़ा जाता है जो मुद्दों पर चुनाव है, लोगों के मुद्दों के आधार पर चुनाव। कई बार चुनाव देखे गए हैं, कहीं न कहीं माहौल बना करके जीते और हारे गए, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आएगा मुझे लगता है निश्चित तौर से इस प्रदेश के लोकतांत्रिक तरीके से जो कह सकते हैं कि विचारधारा निकल के आएगी, जो भी सत्ता में पहुंचेगा वो बिल्कुल निचौर तरीके से लोकतंत्र की अपने इस शायद को समझ पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यह कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।